हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से एक बार उदारवाद को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज ये उदारवाद के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अंतिम वीडियो होने वाली है। ठीक है, यानी कि अब जो हमारा उदारवाद के ऊपर क्वेश्चन होगा, ये इसी क्वेश्चन में लगभग हम चीज़ों को क्लियर करेंगे और इसमें लगभग हम 45 या 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो एक एक करके यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं और वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, ये 1 घंटे से ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है 63 क्वेश्चन तक हमने सेकंड वाले पार्ट में हमने देख लिया था। तो ये हमारा जो पार्ट नंबर 3 होगा, इसमें 64 से लेकर के 111 नंबर तक हम देखेंगे, 111 तक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कथन उदारवाद की कमजोरी को बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है उदारवाद की कमजोरी कौन सी है। तो उदारवाद की कमजोरी में ये चीज आती है कि एक तरफ यह स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, उदारवाद एक तरफ क्या करता है, स्वतंत्रता के झंडे को फहराता है, तो दूसरी तरफ इसकी कमजोरी क्या है, ये समानता की बात भी करता है। उदारवाद कहता है कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति नैतिक रूप से समान होते हैं, व्यक्ति जो है जन्म से समान होते हैं। तो ये उदारवाद की क्या है, समानता को लेकर के कमजोरी मानी जाती है। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही हो गया है। एक तरफ तो यह बाजार आधारित समाज के ढांचे में काम करता है। ठीक है, ये भी सही है। और दूसरी तरफ सबको समान अवसरों का दावा भी करता है। तो दोनों बातें सही हैं। एक तरफ जो उदारवाद है वो कहता है कि जो हमारा बाजार अर्थव्यवस्था होगा, ठीक है, बाजार की अर्थव्यवस्था जो होगी वो समाज के ढांचे में काम करेगी। दूसरी तरफ यह कह रहा है कि सबको समान अवसर भी मिलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें समझ में आनी चाहिए आपको। एक तो मैंने आपको ये चीज बताया था कि जब ये स्टेटमेंट दिख जाए आपको उदारवाद, ठीक है, तो उदारवाद में आपको क्लासिकल उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद को ही समझ के चलना है। ठीक है, नकारात्मक उदारवाद या क्लासिकल उदारवाद का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, ये स्वतंत्रता को सबसे ज्यादा महत्व देता है, लेकिन इसकी कमजोरी क्या है, ये समानता के लिए भी बात करता है, तो इसकी कमजोरी है। ठीक है, दूसरी तरफ यह बाजार आधारित समाज पर यह बल देता है कि जो बाजार होगा वो अपने हिसाब से चीजों को हैंडल करेगा, लेकिन दूसरी तरफ यह क्या कर रहा है, समान अवसर की बात भी कर रहा है। तो इस हिसाब से दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर द वीकनेस ऑफ लिबरलिज्म। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट हैं। ऑन वन हैंड इट फ्लाइज द फ्लैग ऑफ फ्रीडम एंड ऑन द अदर इट आर्ग्यूज फॉर इक्वलिटी। ठीक है, एक तो यह क्या करता है, एक हैंड से यह फ्लाइज द फ्लैग ऑफ फ्रीडम का करता है, दूसरी तरफ यह इक्वलिटी के लिए आर्ग्यूमेंट भी करता है। पहला स्टेटमेंट से दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। ऑन वन हैंड इट वर्क्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ अ मार्केट बेस्ड सोसाइटी एंड ऑन अदर इट प्रोमिसेस टू इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। ठीक है, यानी एक तो यह कहता है कि सबको प्रक्रियात्मक रूप में समान कर दिया जाए, प्रक्रियात्मक स्वतंत्रता दे दी जाए, दूसरी तरफ यह कह रहा है कि समानता भी मिलनी चाहिए सबको। ठीक है, तो समान अवसर की बात करता है और प्रक्रिया पर भी ये बल देता है। तो दोनों चीजें उदारवाद की हैं। ठीक है, तो इसमें एक कमजोरी है, दूसरी इसकी मजबूती है। मजबूती क्या है इसमें, उदारवाद का विशेष लक्षण स्वतंत्रता है, लेकिन कमजोरी इसकी समानता है। ठीक है, मजबूती फिर इसकी दूसरे वाले स्टेटमेंट क्या है, यह बाजार आधारित समाज को बल देता है, लेकिन दूसरी तरफ यह सबको समान अवसर देने की बात भी करता है। ठीक है, अब देखिए एक स्टेटमेंट, राज्य जो है स्वयं में एक साध्य है, यह विचार किसने व्यक्त किया। ठीक है, तो यह विचार आदर्शवादियों का है। आदर्शवादियों ने राज्य पर ज्यादा बल दिया है। ठीक है, राज्य पर सर्वाधिक बल दिया है। आदर्शवाद के अनुसार राज्य क्या है, साध्य है। राज्य का महत्व ज्यादा, व्यक्ति से महत्व ज्यादा है। ठीक है, राज्य का महत्व क्या है, ज्यादा है। तो मार्क्सवादियों ने तो राज्य को समाप्त करने की बात की। ठीक है, समाजवादी भी राज्य को उतना बल नहीं देते। ठीक है, तो आदर्शवाद इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदर्शवादी कहते हैं कि राज्य स्वयं में क्या है, साध्य है। आदर्शवादी विचारक हीगल ने क्या बोला, हीगल ने बोला कि राज्य क्या है, राज्य जो है यह राज्य धरती पर ईश्वर का अवतार है। ठीक है, द स्टेट इज एन एंड इन इटसेल्फ,
हु एक्सप्रेस्ड दिस आइडिया, तो ये आइडिया एक्सप्रेस किया है आइडियलिस्ट ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। टी एच ग्रीन, थॉमस हिल ग्रीन के लिए राज्य का आधार इच्छा है न कि शक्ति। देखिए ग्रीन कैसे विचारक हैं, आदर्शवादी हैं, आइडियलिस्टिक थिंकर हैं ग्रीन, ठीक है। तो आदर्शवादी जो हैं वो कहते हैं कि राज्य का निर्माण इच्छा से होता है, ठीक है, ना कि शक्ति से। ये बात ध्यान रखना। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। कारण वाला देखते हैं, ग्रीन सर्वसत्तावादी था, तो नहीं, ग्रीन सर्वसत्तावादी नहीं बल्कि ग्रीन आइडियलिस्टिक थिंकर था, ग्रीन आदर्शवादी विचारक, ठीक है। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। कथन सही है और कारण क्या हो जाएगा इसका, गलत हो जाएगा, ठीक है। टी.एच. ग्रीन, द बेसिस ऑफ द स्टेट इज विल नॉट पावर, करेक्ट। ग्रीन वॉज टोटलिटेरियन, रॉन्ग हो जाएगा ये। ग्रीन वॉज आइडियलिस्टिक थिंकर, ठीक है। तो इस हिसाब से ए सही हो जाएगा और आर रॉन्ग हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। ये थोड़े से स्टेटमेंट वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। मात्र वे कार्य जिन्हें राज्य को करना चाहिए अथवा करने से मना करना चाहिए वे हैं जिन्हें किया जाए अथवा ना किया जाए। तो किसी भी उद्देश्य से समाज के नैतिक साध्य हेतु आवश्यक है। राजनैतिक दायित्व के सिद्धांत पर टी.एच. ग्रीन के व्याख्यान। इस परिच्छेद में टी.एच. ग्रीन का मत है कि राज्य कैसा होना चाहिए। तो ग्रीन कहता है, क्या ग्रीन कैसा विचारक है, आदर्शवादी विचारक है। अब आप अपने हिसाब से सोचो, आदर्शवादी विचारक राज्य को केवल नैतिक कृत्य करने के लिए चाहिए, नहीं। राज्य नैतिकता राज्य का साध्य है, तो ये भी नहीं होगा। राज्य को नैतिक कृत्य नहीं करने चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। राज्य को मात्र वे कार्य करने चाहिए जो समाज के अच्छे जीवन के लिए अपरिहार्य हैं, तो ये भी इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ग्रीन की बुक है, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग पैसेज, द only act which it the state out to do or refrain from doing are those which whether done or not done are for many purposes necessary to the moral ends of society. T.H. Green lectures on the theory of political obligation, यहाँ पे होना चाहिए था obligation, ठीक है। लेक्चर्स ऑन द थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन जो है इनकी बुक है, इस बुक का नाम है, ठीक है। इन दिस पैसेज ग्रीन इज द व्यू दैट, इन्होंने अपना विचार दिया है कि द स्टेट शुड परफॉर्म ओनली दोज एक्ट विच आर इंडिस्पेंसेबल टू द गुड लाइफ, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, शक्ति नहीं बल्कि सद इच्छा राज्य का आधार है, यह वाक्य किसका है। तो अभी आपने ऊपर ही पढ़ा था ग्रीन को, तो यह आदर्शवादी विचारक ग्रीन कहते हैं, ठीक है। शक्ति नहीं बल्कि इच्छा क्या है, राज्य का आधार है। आपने यहां पे देखा होगा अभी, ये देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको यहां पे डायरेक्टली मिल जा रहे हैं। देखिए ग्रीन के लिए राज्य का आधार क्या है, इच्छा है ना कि शक्ति है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिल रहा है, शक्ति नहीं बल्कि सद इच्छा क्या है, राज्य का आधार है। तो ग्रीन ने बोला है ऐसा। ग्रीन कैसा विचारक है, आदर्शवादी विचारक है, ठीक है। ग्रीन इज अ आइडियलिस्टिक थिंकर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, गुड विल नॉट पावर इज द बेसिस ऑफ द स्टेट, दिस सेंटेंस रिप्रेजेंट्स विच आइडियाज, ठीक है। तो ये आइडियलिस्टिक थिंकर के आइडियाज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आदर्शवादी विचारकों को यह रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब यहां पे आपको देखना है, अब देखिए आदर्शवाद उदारवाद के साथ सह विस्तृत है,
आइडियलिज्म इज को एग्जिस्टेंसिव विद द लिबरलिज्म, पहला ऑप्शन। दूसरा देखते हैं, आदर्शवादी उपागम में नैतिक मूल्यों की भूमिका पर बल दिया जाता है, तो बिल्कुल सही है। आदर्शवाद का मूल उद्देश्य क्या है? नैतिकता का विकास करना, नैतिक मूल्यों पर बल देना, ठीक है। आदर्शवादी उपागम का लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में क्या करना है? सुधार करना है और विश्व में शांति बनाए रखना, यह आदर्शवाद का उद्देश्य है, यह भी सही है। आदर्शवाद अनिवार्यतः उदार अंतरराष्ट्रवाद का एक परिवर्ती है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आदर्शवाद है, आदर्शवाद में उदारवाद के लक्षण पाए जाते हैं और उदारवाद में आदर्शवाद के लक्षण भी पाए जाते हैं, खास करके शांति को लेकर के, ठीक है। जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति की बात की जाए तो वहां पे दोनों के लक्षण क्या होते हैं? लगभग लगभग मिलते जुलते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आदर्शवाद जो है उदारवाद का विस्तृत रूप नहीं है, सह विस्तृत नहीं है। आइडियलिज्म इज को एक्सटेंसिव विथ लिबरलिज्म, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, यही वाला सही नहीं होगा, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए, आधुनिक उदारवाद पारंपरिक उदारवाद से अलग है, क्योंकि देखिए आधुनिक उदारवाद का मतलब है सकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद, और पारंपरिक उदारवाद का मतलब है नकारात्मक उदारवाद, ठीक है। मॉडर्न लिबरलिज्म इज द रिलेटेड टू द पॉजिटिव लिबरलिज्म और क्लासिकल लिबरलिज्म इज रिलेटेड टू द नेगेटिव लिबरलिज्म, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि आधुनिक उदारवाद जो है पारंपरिक उदारवाद से अलग है, किस मामले में अलग है, ठीक है। तो इस चीजों को हम एक एक करके यहाँ पे देखने वाले हैं। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता है, क्या इस मामले में अलग है? तो नहीं, इस मामले में अलग नहीं है, ठीक है। यह प्रजातांत्रिक संस्थाओं के विरुद्ध है, तो इस मामले में भी अलग नहीं है, दोनों प्रजातंत्र को समर्थन करते हैं। यह स्वतंत्र उद्यमिता की वकालत करता है, तो दोनों उदारवाद जो है स्वतंत्रता पर बल देते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो पारंपरिक हो, ठीक है। दोनों उदारवाद क्या करते हैं? दोनों जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता की उद्यमता की वकालत करते हैं। यह विश्व को सभी प्रकार के अत्याचारों एवं शोषण से मुक्त रखना चाहता है, तो क्या यह सही है? तो ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं होगा, ठीक है, डी नंबर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है? यह व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता, ठीक है। इस मामले में क्या अलग है? तो नहीं, दोनों व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, इस मामले में अलग नहीं है, ठीक है। अलग किस मामले में है? अलग विश्व को लेकर के, विश्व में जो अत्याचार होते हैं, विश्व को शोषण से मुक्त कराने की विचारों को लेकर के दोनों अलग हैं इस बात पर, ठीक है। मॉडर्न लिबरलिज्म डिफर्स फ्रॉम द क्लासिकल लिबरलिज्म बिकॉज it wants to keep the world free from all types of oppression and exploitation, ठीक है। देखिए जो सकारात्मक उदारवाद है, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास मैं आपको कराता हूँ। देखिए एक बार यहाँ पे एक तरफ देखेंगे सकारात्मक उदारवाद, जिसको आधुनिक उदारवाद भी बोलते हैं, दूसरी तरफ नकारात्मक उदारवाद, निगेटिव लिबरलिज्म, या इसे हम शास्त्रीय उदारवाद भी कहते हैं या परंपरागत उदारवाद भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, देखिए जो सकारात्मक उदारवाद है ये शोषण से मुक्ति पर बल देता है, शोषण से मुक्ति पर बल देता है, ठीक है। अब देखिए शोषण से मुक्ति का मतलब ये है कि समाज में गरीबी दूर होनी चाहिए, अज्ञानता दूर होना चाहिए, नशाखोरी दूर होना चाहिए, इन सब से क्या होना चाहिए? इन सब से संसार को मुक्त करना है, यह तो सकारात्मक उदारवाद का लक्षण है, ठीक है। यानी ये सब दूर कैसे होगा? गरीबी कैसे हटेगी, अज्ञानता कैसे मिटेगा, और नशाखोरी या जो हम नशा करते हैं वो कैसे दूर होगा? ये सब राज्य ही दूर कर सकता है, ठीक है।
ये सब कौन दूर कर सकता है? राज्य। राज्य दूर करेगा, इसका मतलब है राज्य क्या करेगा? कल्याणकारी कार्य करेगा। ठीक है, तो अब कह सकते हैं कि सकारात्मक उदारवाद या आधुनिक उदारवाद का संबंध किससे है? विश्व में कल्याण को लेकर के यह जुड़ा हुआ है, कल्याणकारी विचारों से जुड़ा हुआ है। वहीं पर नकारात्मक उदारवाद क्या करता है? कल्याणकारी कार्यों का विरोध करता है। कल्याणकारी कार्यों का विरोध करता है ये। ठीक है, तो इस मामले में क्या है? इस मामले में दोनों सकारात्मक उदारवाद और नकारात्मक उदारवाद या आधुनिक उदारवाद या परंपरागत उदारवाद, इस मामले में दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, इसी मामले में भिन्न है, तो यही चीजें आपको समझनी है। बाकी अगर स्वतंत्रता की बात की जाए तो स्वतंत्रता पे दोनों बल देते हैं, सकारात्मक उदारवादी और नकारात्मक उदारवादी। ठीक है, दोनों बल देते हैं। तो यहाँ पे इस मायने में विश्व को शोषण से मुक्त या अत्याचार से मुक्त रखने की बात जो की जा रही है वो उस संदर्भ में की जा रही है। ठीक है, तो चीजों को आप थोड़ा सा एनालाइज करके क्वेश्चन करेंगे। तो ये इतने स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है कि आप नेट जेआरएफ कोई सा भी एग्जाम देंगे उसमें आप आसानी से उदारवाद के सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, नव उदारवादी अपने लौकवादी ब्रह्मांड से अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य सृजित करने की चेष्टा करते हैं जो निम्नलिखित में क्या अधिकतम करता है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि प्रकृति का विवेकपूर्ण दोहन। ठीक है, तो प्रकृति का विवेकपूर्ण दोहन यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नियो लिबरल्स इन दियर लॉकियन यूनिवर्स seek to create an international empire that maximizes which of the following? तो judicious exploitation of the nature। ठीक है, तो नवोदारवादी कहता है कि जो प्रकृति का हम क्या करेंगे? विवेकपूर्ण दोहन करेंगे, यानी प्रकृति से हम वस्तुएं तो निकालेंगे, ठीक है, लेकिन प्रकृति का इतना दोहन नहीं करेंगे, इतना एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे कि आने वाली हमारी पीढ़ियां समाप्त हो जाएं, बल्कि हम प्रकृति का उपयोग करेंगे, इस धरती का उपयोग करेंगे, इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं उसका उपयोग करेंगे। उपयोग करने का तरीका कैसा होगा? संतुलित वे में, बैलेंस में यूज करेंगे किसी चीज का। ठीक है, तो विवेकपूर्ण दोहन करेंगे, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध चीजों को हम यूज करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। राज्य जो है रात्रि प्रहरी के समान कार्य करता है, जिसकी सेवाओं को आवश्यकता जब व्यवस्थित अस्तित्व खतरे में होता है तब पड़ती है। ठीक है, राज्य की भूमिका संबंधी अवधारणा परिपुष्ट करती है किस चीज की? द स्टेट एक्ट्स लाइक अ नाइट वॉचमैन whose services are required when the existence of order is in danger. This concept regarding the role of the state supports। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक राज्य है जो रात्रि प्रहरी की तरह काम करता है, नाइट वॉचमैन की तरह काम करता है। राज्य जो है सक्रिय तभी होगा जब कानून व्यवस्था जो है खतरे में आ जाएगी। तो ऐसी बात कौन करता है? ऐसी बात जो है व्यक्तिवादी और उदारवादी कहते हैं कि राज्य को कैसा होना चाहिए? राज्य को नाइट वॉचमैन की तरह होना चाहिए। राज्य को, व्यक्ति को यह नहीं बताना चाहिए कि क्या करना चाहिए उसे, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी राज्य जो है केवल विधि और व्यवस्था को बनाए रखे, व्यक्ति के मामलों में इंटरफेयर ना करे। ठीक है, अगर आपने ये चीजें नहीं देखी होंगी तो मैं आपको एक बार फिर से यहां से रिवाइज करा देता हूं। देखिए यहाँ पे परंपरागत उदारवाद, जो उदारवाद की मान्यताएं हैं वही व्यक्तिवाद की मान्यताएं हैं लगभग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दे रखा है ना कि रात्रि प्रहरी राज्य के जैसा राज्य होना चाहिए, यानी राज्य सीमित होना चाहिए। ये उदारवाद और व्यक्तिवाद की विशेषताएं हैं। इसीलिए कहता हूं अगर आप एक बार बेसिक चीजें सीख जाएंगे ना तो क्वेश्चन कैसा भी आएगा तो आप इजिली उसको कर ले जाएंगे। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीबी मैकफर्सन ने प्रारंभिक उदारवाद को स्वामिगत व्यक्तिवाद के रूप में चित्रित किया है। ठीक है, सीबी मैकफर्सन कैसे विचारक हैं? समतावादी विचारक, उदार समतावादी विचारक, उदार समतावादी, लिबरल इगलिटेरियन थिंकर हैं सीबी मैकफर्सन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सीबी मैकफर्सन की एक बुक है द पसेसिव इंडिविजुअलिज्म हॉप्स टू लॉक। ठीक है, जिसमें इस पुस्तक में इन्होंने क्या बोला है? लॉक को इन्होंने स्वत्वमूलक व्यक्तिवादी कहा है। ठीक है, स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद कहा है पसेसिव इंडिविजुअलिज्म का
कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया हुआ है लॉक और हॉब्स को लेकर के, ठीक है। कारण देखिए, कारण में यहाँ पे अगर क्योंकि लगा देंगे तो कारण पहले पढ़िए, क्योंकि यह व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के मालिक के रूप में मानता है, उसके पास समाज के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। बिकॉज इट रिगार्ड्स द इंडिविजुअल एज द ऑनर ऑफ हिज फैकल्टीज ऑनिंग नथिंग टू सोसाइटी, ठीक है। तो इस तरीके से ए सही है और आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक चीज आपको और समझा देता हूँ, वीडियो तो बड़ी हो रही है, कोई बात नहीं, वीडियो बड़ी होने दीजिए। स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद, पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म हॉप्स टू लॉक, ये तो सीवी मैकफर्सन की बुक है, ठीक है। सीवी मैकफर्सन की ये बुक है, पसेसिव इंडिविजुअलिज्म हॉप्स टू लॉक। अब देखिए, स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद का मतलब क्या होता है? स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद का मतलब यही है कि व्यक्ति ने जो कुछ भी हासिल किया है, जो कुछ भी हासिल करता है या किया है, वह अपनी क्षमता से करता है, वह अपनी क्षमता से करता है, अपनी बुद्धि से करता है, अपने विवेक से करता है, ठीक है। इसके लिए वह समाज का, राज्य का, किसी भी प्रकार का कोई ऋणी नहीं है, किसी भी प्रकार का ऋणी या कर्जदार नहीं है, ठीक है। इसी क्या बोला गया है, इसी को स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद बोला गया है। यानी लॉक जैसे विचारकों ने बोला कि व्यक्ति जो कुछ भी हासिल करता है वो खुद से करता है, अपनी क्षमता से हासिल करता है। इसके लिए उसको हासिल कराने में न तो राज्य का कोई योगदान है, न ही किसी समाज का कोई योगदान है, ठीक है। क्यों ऐसा लॉक बोल रहा है? क्योंकि लॉक का मानना है कि व्यक्ति क्या है, विवेकशील प्राणी है। व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो खुद अपनी क्षमता से करता है, ठीक है। इस तरीके से चीजें स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद को लेकर के जो सी मैकफर्सन ने सिद्धांत दिया है वो लॉक के ऊपर दिया है, ठीक है। लॉक के विचार ऐसे थे कि लॉक ने बोला कि व्यक्ति समाज में जो कुछ भी हासिल करता है वह अपनी क्षमता से, अपनी विवेक से, अपने ज्ञान के माध्यम से हासिल करता है। इसके लिए वह समाज का किसी भी प्रकार का कर्जदार नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट जो है लॉक ने दिया, इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोल दिया सी मैकफर्सन ने, स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद या पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट इन्होंने दे दिया है, ठीक है। तो यही स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद है। और कथन और कारण इसमें क्या है, सही है, और कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदारवाद की कमजोरी है? फिर ये देखिए दोबारा से क्वेश्चन आ चुका है, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। ये वाला पहला ही क्वेश्चन था शायद से हमारे पास, क्वेश्चन कुछ रिपीटेशन हो गए हैं, चलो कोई नहीं, एक आध क्वेश्चन होगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कथन कारण वाले क्वेश्चन है। राष्ट्र के नव उदारवादी आलोचकों के अनुसार स्वतंत्रता के बाद की अवधि में अपने अस्तित्व के दौरान न ही भारतीय राज्य का विकास हासिल करने में, न ही भारतीय राज्य विकास हासिल करने में सक्षम हुए हैं और न ही गरीबी को दूर करने में। तो बिल्कुल सही बात है, नव उदारवादी कह रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद जो स्टेट, जो राज्य जिनका अस्तित्व बना है, खास करके अगर भारतीय राज्य की बात करें तो भारतीय राज्य न तो अपना विकास हासिल कर चुके हैं और ना ही अपने विकास हासिल करने में किसी प्रकार के सक्षम हुए हैं और ना ही अपनी गरीबी दूर कर पाए हैं। तो ये क्या है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए कारण देखते हैं, कारण में क्या है, क्योंकि उदारीकरण के पहले यानी 1991 से पहले को भगवती जैसे नव उदारवादी विचारक द्वारा विकास और प्रति व्यक्ति आय की धीमी दर के चरण के रूप में और भारत की अपनी आकांक्षाओं के संबंध में कमजोर प्रदर्शन के चरण के रूप में माना जाता है, ठीक है। इन्होंने बताया कि 1991 के पहले भारत की विकास दर क्या थी, विकास दर बहुत धीमी थी, ठीक है। विकास दर धीमा होने के कारण क्या है
कि भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया नहीं अपनाई थी। ठीक है, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, भारत ने पूंजीवाद को नहीं अपनाया था उस समय तक। तो इस समय भारत की विकास दर क्या हो रही थी, धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ठीक है, तो ये कथन और कारण दोनों सही है और कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, अब पी.एन. भगवती इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इनकी बुक है, इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, पी.एन. भगवती। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के मार्क्सवाद और उदारवाद दोनों का एक विकल्प उत्तर आधुनिकतावाद के रूप में सामने आया हुआ है। क्या यह कथन सही है? ठीक है, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये क्वेश्चन उत्तर आधुनिकतावाद की तरफ मुड़ गया है ना। चलो कोई बात नहीं, उत्तर आधुनिकतावाद भी हम चीजों को यहाँ पे देख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब देखिए, उत्तर आधुनिकतावादी उदारवाद को उस अमूर्त श्रेणी सभी लोगों के सार्वभौमिक अधिकारों की जैसी श्रेणियों के लिए चुनौती देते हैं और विशिष्ट समूह जैसे महिलाओं, आदिवासी, अश्वेतों और औपनिवेशिक लोगों के अधिकारों पर जोर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, दोनों कथन सही है, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, अब यहां पे सही कैसे है ये चीज देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में अगर मार्क्सवाद और उदारवाद के खिलाफ किसका एक विकल्प प्रस्तुत हुआ है, उसका नाम क्या है, उत्तर आधुनिकतावाद। यानी उत्तर आधुनिकतावाद जो है मार्क्सवाद और उदारवाद के विरोध में आया हुआ है। ठीक है, क्योंकि मार्क्सवाद की अपनी अलग मान्यताएं थी, उदारवाद की अपनी अलग मान्यताएं थी। मार्क्स कहता था कि समाज से संपत्ति समाप्त कर दो, समानता अपने आप आ जाएगी। उदारवादी कहते थे कि समाज में राज्य का हस्तक्षेप कम कर दो तो स्वतंत्रता अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों की मान्यताएं अलग थी। तो दोनों की मान्यताओं के विपरीत जो एक विचार आया उसको क्या बोला गया, उत्तर आधुनिकतावाद। उत्तर आधुनिकतावाद कभी भी जो है वस्तुनिष्ठता में विश्वास नहीं करता, कभी भी ऑब्जेक्टिविटी में विश्वास नहीं रखता है। ठीक है, कभी भी किसी भी चीज को अंतिम सत्य यह नहीं मानता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, उत्तर आधुनिकतावादी उदारवाद को उसकी अमूर्त श्रेणियों में रखते हैं, जैसे सभी लोगों को सार्वभौमिक अधिकार। अब जैसे उदारवादी क्या कहते हैं, उदारवादी कहते हैं सभी लोगों के लिए सार्वभौमिक अधिकार होना चाहिए, तो लेकिन इसको उत्तर आधुनिकतावादी नहीं मानते। उत्तर आधुनिकतावादी जो है सार्वभौमिकता को नकारते हैं। एक चीज आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे, उत्तर आधुनिकतावादी ये पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकर क्या करते हैं, सार्वभौमिकता को नकारते हैं। ठीक है, उत्तर आधुनिकतावादी जो हैं वस्तुनिष्ठता को नकारते हैं। यानी ये ऑब्जेक्टिविटी को नकारते हैं। ये कहते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी अंतिम सत्य नहीं हो सकता। ठीक है, ये उत्तर आधुनिकतावादी व्यक्तिनिष्ठता को सपोर्ट करते हैं। उत्तर आधुनिकतावादी विखंडन में विश्वास करते हैं। ठीक है, उत्तर आधुनिकतावादी जो है मेटा नैरेटिव का खंडन करते हैं। मेटा नैरेटिव, मेटा नैरेटिव का खंडन करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये महान वृत्तांतों का खंडन करते हैं। ठीक है, तो ये उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में थोड़ी सी चीजें आप सीख लेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीजें समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो उत्तर आधुनिकतावादी किसी भी चीज को सार्वभौमिक नहीं मानते, ये बात आप ध्यान से यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो उदारवादियों ने बोला कि लोगों के सार्वभौमिक अधिकार होते हैं, तो उत्तर आधुनिकतावादियों ने बोला कि लोगों के पास सार्वभौमिक अधिकार नहीं होते हैं। उसको उत्तर आधुनिकतावादियों ने चुनौती दे दिया। उन्होंने बोला कि महिलाओं के अधिकार अलग हैं, आदिवासियों के अधिकार अलग हैं, अश्वेतों के अधिकार अलग हैं, औपनिवेशिक लोगों के अधिकार अलग हैं।
ठीक है। तो इन सब के अधिकारों पर जो है उत्तर आधुनिकतावाद ने जोर दिया है। ठीक है, आज आप देखेंगे कि महिलाएं क्या हैं, महिलाओं को समाज में अलग अधिकार मिला हुआ है, आदिवासियों को अलग अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, अब आप सोचो, उदारवाद कहता है कि पूरे विश्व में सबको समान अधिकार है। क्या आप बताओ, महिलाओं की स्थिति समाज में समान है? नहीं है। आदिवासियों की स्थिति समाज में समान है? नहीं है। जो काले लोग हैं, क्या उनको गोरे लोगों के जितना ही महत्व मिलता है? नहीं मिलता। जो गुलाम लोग हैं, जो औपनिवेशिक शिकार हैं, क्या उनको उतना महत्व मिलता है जितना स्वतंत्र लोगों को मिलता है? तो नहीं मिलता। ठीक है, तो उत्तर आधुनिकतावाद इसी चीज का विरोध करता है कि जैसे उदारवादी विचारकों ने बोला कि अधिकार तो सार्वभौमिक है, ठीक है, तो इसका उत्तर आधुनिकतावादियों ने विरोध किया है, क्योंकि उत्तर आधुनिकतावाद जो है सार्वभौमिकता का ही विरोधी है। तो एक और दो दोनों क्या हो जाएंगे, इसके सही हो जाएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग, एन अल्टरनेटिव टू बोथ मार्क्सिज्म एंड लिबरलिज्म ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी हैज इमर्ज इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो इमर्ज हुआ है वो मार्क्सिज्म और लिबरलिज्म के अगेंस्ट में आया हुआ है। ठीक है, फिर पोस्ट मॉडर्निज्म चैलेंज लिबरलिज्म फॉर इट्स एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरीज लाइक a universal right peoples and emphasizes the rights of specific group such as women, aborigines, blacks and colonized people। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीजें बोली गई हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो कहता है कि लोगों के क्या होते हैं, राइट्स अलग अलग होते हैं, जैसा कि लिबरल थिंकर्स ने बोला कि लोगों के राइट्स जो है वो यूनिवर्सल होते हैं, तो इसी यूनिवर्सल राइट्स का इसने क्या किया है, पोस्ट मॉडर्निज्म ने ओपोनेंट किया है, विरोध किया है। ठीक है, तो 1 एंड 2 इसका दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदारवाद के विकास चरणों को आरोही क्रम में लगाएं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या करना है, आपको सेट करना है कि लिबरलिज्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, अगर इसमें भी बात करें तो सबसे पहले अगर मैं सीक्वेंस में बताऊं तो व्यक्तिवाद आया सबसे पहले, व्यक्तिवाद के बाद नकारात्मक उदारवाद, फिर उसके बाद सकारात्मक उदारवाद, फिर उसके बाद समतावाद आया, फिर उसके बाद स्वेच्छातंत्रवाद आया। ठीक है, ये सीक्वेंस क्या होगा, सही होगा। इस ऑप्शन में व्यक्तिवाद नहीं है, इंडिविजुअलिज्म नहीं है, तो नेगेटिव, ठीक है, पहला आएगा क्या, नेगेटिव लिबरलिज्म आ जाएगा, फिर पॉजिटिव लिबरलिज्म आ जाएगा, फिर इगैलिटेरियनिज्म आ जाएगा, फिर अथॉरिटेरियनिज्म आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसको लिबर्टेरियन भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें क्या होंगी, आगे चलती रहेंगी। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन का आपका ये मैचिंग करा लेना। ठीक है, पहले आएगा तीसरा नंबर, फिर पहला नंबर, तो तीसरा और पहला किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, प्रारंभिक उदारवाद को सी मैकफर्सन ने किस नाम से बोला है, तो प्रारंभिक उदारवाद को या नकारात्मक उदारवाद को सी मैकफर्सन ने बोला है स्वत्वमूलक उदारवाद, या अभी जो हमने पढ़ा। ठीक है, पसेसिव इंडिविजुअलिज्म बोलते हैं। ठीक है, पसेसिव इंडिविजुअलिज्म। आधुनिक उदारवाद किस पहलू में विश्वास नहीं रखता है। ठीक है, आधुनिक उदारवाद जो है, आधुनिक उदारवाद का मतलब है सकारात्मक उदारवाद। सकारात्मक उदारवाद या आधुनिक उदारवाद जो है कल्याणकारी कार्यों में विश्वास रखता है, राज्य के द्वारा कार्य किया जाना चाहिए, राज्य के बढ़ते कार्यों में ये समर्थन करता है, पालने से कब्र तक कल्याण का समर्थन करता है, न्यूनतम राज्य ये ही नहीं करता। ठीक है, न्यूनतम राज्य का समर्थन कौन करता है, नकारात्मक उदारवादी। नकारात्मक उदारवादी या शास्त्रीय उदारवादी या क्लासिकल लिबरलिज्म या परंपरागत उदारवादी। ठीक है, सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करता है, सामाजिक उदारवाद का करता है, तो मिनिमल स्टेट का जो है मॉडर्न लिबरलिज्म जो है सपोर्ट नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह विचार कि न्याय तथा स्वतंत्रता में घनिष्ठ संबंध है, किससे जुड़ा हुआ है, न्याय और स्वतंत्रता में संबंध है, यह विचार किससे जुड़ा हुआ है, तो यह विचार जो है उदारवाद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, The idea that there is a close relationship between justice and freedom is associated with the
लिबरल्स। निम्न में से किस एक को हस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जाता है? तो हस्तक्षेप का सिद्धांत जो है वो व्यक्तिवाद से जुड़ा हुआ है, इंडिविजुअलिज्म से जुड़ा हुआ है, लेजिस फेयर का कॉन्सेप्ट। निम्न में से कौन सा एक कथन उदारवाद की कमजोरी है? देखिए ये तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीटेशन हुआ है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। दो बार ये क्वेश्चन, तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी हमने ऊपर इस क्वेश्चन को किया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, व्यक्तिवाद होगा। कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीटेड हो गए हैं। हाँ, ये वाला देखते हैं। अब देखिए, उदार लोकतंत्र और बाजार के योग ने राजनीतिक और सामाजिक विकास के इतिहास में समापन रेखा खींच दी है, ठीक है। अब देखिए, उदार लोकतंत्र जब आया है, उदार लोकतंत्र ने बाजार और राजनीतिक और सामाजिक विकास के इतिहास में क्या किया है, एक समापन रेखा खींच दी है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है फ्रांसिस फुकुयामा का है। इनकी बुक है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ठीक है। एनार्की इज वॉट, अलेक्जेंडर बेंट। सैमुअल पी हंटिंगटन की है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं का संघर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रांसीसी फुकुयामा। उदारवाद के तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? ठीक है, किसी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का अधिकार होना चाहिए, तो ये उदारवाद का मूल तत्व है। मनुष्य एक तार्किक प्राणी है, यह उदारवाद मानता है। समाज बहुल नहीं होना चाहिए, यह संविधानवाद में विश्वास करता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी होना चाहिए। ए बी एंड डी किसमें है? ए बी एंड डी, ठीक। ए बी एंड डी जो है वो डी ऑप्शन में होगा। समाज बहुल नहीं होना चाहिए, ये गलत है, बल्कि उदारवादी क्या कहते हैं, समाज को बहुल बनाने की बात करते हैं। ये कहते हैं समाज कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। प्लूरल होगा तो समाज में शक्तियां क्या होंगी, बटी होंगी, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जो नियंत्रण करना या तानाशाही करना जो है कम आसान होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ द लिबरलिज्म, अ पर्सन शुड हैव द राइट टू डेवलप हिज पर्सनालिटी, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। मैन इज अ रैशनल एनिमल, बिल्कुल सही है। सोसाइटी शुड नॉट बी प्लूरल, तो शुड नॉट नहीं बल्कि शुड बी प्लूरल होना चाहिए, ठीक है, तो तब जाके सही होगा। इट बिलीव्स इन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए बी एंड डी। उदारवादी मॉडल के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से कौन सी एक बाधा है? व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा क्या है? सरकार ही व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा बनती है। गवर्नमेंट इज द हैंडेंसिंग टू द इंडिविजुअल्स फ्रीडम, ठीक है। विकास के उदारवादी मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं शामिल होती हैं? विकास का उदारवादी मॉडल मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था पर बल देता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है, मानव की तार्किकता में विश्वास करता है, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, तो नहीं, इसमें नहीं करता, ठीक है। यानी उदारवादी मॉडल कहता है कि अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, राज्य का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो ए बी एंड सी किसमें सही है? ए बी एंड सी, बी वाले ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर इंक्लूडेड इन द लिबरल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी? फ्री मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। इंडिविजुअल लिबर्टी होनी चाहिए, ठीक है। फेथ इन ह्यूमन रैशनैलिटी, बिल्कुल सही है। स्टेट कंट्रोल्ड बाय इकोनॉमी, तो गलत, ठीक है। तो ए बी एंड सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 88 नंबर क्वेश्चन। उदारवादी मॉडल आर्थिक विकास को व्यक्ति की विकास की पूर्व शर्त के रूप में मानता है, ठीक है, सही है कथन। उदारवादी मॉडल विकासशील देशों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वे समझते हैं कि यह विकसित देशों के नव उपनिवेशवादी नियंत्रण का एक स्रोत होगा, ठीक है। तो दोनों कथन इसमें क्या है, सही है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या है इसमें सही है। उदारवादी मॉडल क्या करता है? उदारवादी मॉडल आर्थिक विकास को व्यक्ति की विकास की पूर्व शर्त के रूप में मानता है। यानी उदारवाद कहता है कि अगर अर्थव्यवस्था का विकास होगा तभी व्यक्ति का ही विकास हो पाएगा, ठीक है। फिर देखिए दूसरी तरफ उदारवादी मॉडल जो है विकासशील देशों के लिए उपयुक्त नहीं समझाता। विकासशील देश जो है उदारवाद को अपनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वे विकासशील देश समझते हैं कि यह विकसित देशों
के नव उपनिवेशवादी नियंत्रण का एक स्रोत होगा। ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण, उदारीकरण, इस सब का जो है विकासशील देश विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं? क्योंकि वे विकासशील देश ये समझते हैं कि ये उदारीकरण, वैश्वीकरण, ये सब विकसित देशों की क्या है, एक चाल है जिससे हमें वे अपना दोबारा से गुलाम बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। द लिबरल मॉडल कंसीडर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज अ प्री कंडीशन फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट, तो सही है। द लिबरल मॉडल इज not suitable for the developing countries as they believe it will be a source of neo-colonial control of developed countries। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है आपके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोथ आर द ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू। चलिए, सकारात्मक उदारवाद के अनुसार राज्य के कार्यों का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण कहां पे होगा, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं एक बार। सकारात्मक उदारवाद के बारे में पूछा गया है। सकारात्मक उदारवाद के अनुसार राज्य के कार्यों का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, यानी राज्य का सबसे अच्छा उदाहरण आपको कहां देख सकते हैं, उसके कार्यों के अगर संदर्भ में बात करें। ठीक है, तो सकारात्मक उदारवाद के अनुसार राज्य के प्रकार्यों का या राज्य के फंक्शंस का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण कहाँ है कि राज्य के प्रकार्यों में नैतिकता निहित है। यही पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नैतिकता का प्रवाह कानून से होता है, राज्य से नहीं, तो ये गलत है। नैतिकता द्वारा नागरिकों तथा राज्य को अनुशासित किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, राज्य का कोई सकारात्मक नैतिक कार्य नहीं है। ठीक है, देखो नैतिकता द्वारा नागरिकों तथा राज्य को अनुशासित किया जाता है, ये भी सही नहीं होगा, बल्कि सकारात्मक उदारवाद कहता है कि कानून के द्वारा, ठीक है, कानून के द्वारा नागरिकों को तथा राज्य को अनुशासित किया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव लिबरलिज्म द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द स्टेट इज द मोरलिटी इज इनहेरेंट इन द फंक्शंस ऑफ द स्टेट, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बाकी सारे स्टेटमेंट क्या है, इसमें गलत है। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नव उदारवाद मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर बल देता है, नव उदारवाद के बारे में यह पूछा गया है। ठीक है, बाजार दक्षताओं को राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए नींव के रूप में स्थान देना और राज्य की सीमित भूमिका के लिए तर्क देना, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। राज्य समाज और व्यक्ति के लिए स्वायत्त अभिवृद्धि के लिए वचनबद्धता है, तो नहीं। बहुसंख्यक के अल्पसंख्यक को अग्रता प्रदान करना, तो भी नहीं होगा। राज्य की शक्ति को उसकी सीमाओं से विस्तार देना, नहीं, तो राज्य की शक्ति को यह उसकी सीमाओं से विस्तार नहीं, बल्कि राज्य की शक्ति को यह क्या करता है, सीमित करता है। राज्य की शक्ति को विस्तारित करने की बात नहीं करता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नियो लिबरलिज्म मेनली एम्फेसाइजेस ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पहला नंबर सही होगा ए नंबर, प्लेसिंग मार्केट efficiencies as the foundation, political freedom and arguing for limited role for the state, तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट गलत होंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे उदारवाद के बारे में पूछा गया है। उदारवादी लोकतांत्रिक परंपरा जो है समता को मुख्यतः अवसर की समता तथा स्थितियों की समता के रूप में देखती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा पहला स्टेटमेंट, क्योंकि उदारवादी में स्थितियों की समता की बात नहीं की जाती। स्थितियों की समता की बात कौन करता है, मार्क्सवादी करते हैं। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ कंडीशन, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ कंडीशन की बात कौन करता है, मार्क्सिज्म करता है, ना कि लिबरलिज्म। तो पहला स्टेटमेंट क्या गलत हो जाएगा। स्थितियों की समानता या फिर कह लें हम परिणामों की समानता। ठीक है, परिणामों की समानता यानी स्थिति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, परिणाम समान होनी चाहिए। तो यह मार्क्सवाद कहता है, ऐसा मार्क्सवादी विचारक कहते हैं, ना कि उदारवादी। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, पहला स्टेटमेंट जिसमें पहला है वही गलत हो जाएगा। इसमें भी एक है, गलत है, इसमें भी एक है, ये भी गलत हो जाएगा। ना तो एक ना तो दो,
सही है, तो ये अभी इसको अभी सस्पेंस रखते हैं, ठीक है। स्थितियों की समानता यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि नैसर्गिक योग्यता हो ना हो, लेकिन परिणाम क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसी बात कौन करता है, ऐसी बात जो है मार्क्सवादी करते हैं। मार्क्सवादी कहते हैं कि चाहे आपके अंदर योग्यता हो चाहे ना हो, ठीक है, लेकिन आपको जरूरतों को पूरा किया जाएगा। तो ऐसी बात कौन कर रहा है, मार्क्सवादी करते हैं। तो स्थितियों की समानता किससे जुड़ा हुआ है, मार्क्सवाद से जुड़ा हुआ है, मार्क्सिज्म से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या होंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ कंडीशन सीक्स टू एंश्योर दैट इक्वलिटी ऑफ रिजल्ट इन अचीव्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचुरल एबिलिटी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपका सही होगा, बी वाला ऑप्शन, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। नव उदारवादी के बारे में पूछा गया कि नव उदारवादी के संबंध में कौन से कथन सही है, ठीक है। समान व्यवहार से अधिक विकल्प की स्वतंत्रता को प्राथमिक देते हैं, ठीक है। विकल्प की स्वतंत्रता से अधिक समान व्यवहार को प्राथमिकता देते हैं, तो गलत हो जाएगा। राजनीतिक स्वतंत्रताओं से अधिक नागरिक स्वतंत्रताओं को प्राथमिकता देते हैं, नहीं। सम्मान की स्वतंत्रता से अधिक समान व्यवहार को प्राथमिकता देते हैं, तो भी गलत हो जाएगा। समान व्यवहार जो है वो सकारात्मक उदारवाद का लक्षण है, ठीक है। तो इस तरीके से 92 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नियो लिबरल्स गिव प्रायोरिटी टू फ्रीडम ऑफ चॉइस ओवरऑल ओवर इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है। इक्वल ट्रीटमेंट के ओवर क्या करते हैं, ये फ्रीडम ऑफ चॉइस पर फोकस करते हैं या प्रायोरिटी देते हैं उसको। बाकी सारी चीजें क्या हैं, बाकी सारी चीजें जो है वो सकारात्मक उदारवाद से जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्लासिकी उदारवाद या शास्त्रीय उदारवाद या परंपरागत उदारवाद की राजनीतिक सिद्धांत क्या था जिसने क्या किया, पूंजीवाद में अहस्तक्षेप नीति की निंदा की, बिल्कुल सही है। निरंकुशतावाद और सामंतवादी विशेषाधिकारों का विरोध किया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। निरंकुशवाद और सामंतवादी वर्ग के विशेषाधिकारों का पूंजीवाद ने या परंपरागत उदारवाद ने विरोध किया है, ठीक है। राष्ट्रवाद का विरोध किया है, नहीं। व्यक्तिवाद का विरोध किया है, नहीं, ठीक है। तो पूछा है कि परंपरागत उदारवाद जो है राजनीतिक सिद्धांत उसका क्या है, क्या उसने पूंजीवाद में हस्तक्षेप का निंदा किया है, तो नहीं, इसने हस्तक्षेप की निंदा नहीं बल्कि हस्तक्षेप का क्या किया है, समर्थन किया है। तो ये स्टेटमेंट सही है, गलत नहीं है, ठीक है। निंदा नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहां पे निंदा हट जाएगा तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। उदारवाद ने क्या किया है, उदारवाद ने निरंकुशतावाद और सामंतवादी विशेषाधिकारों का विरोध किया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें आपको कंफ्यूजन यहां पे ज्यादा क्रिएट मिलती है, ठीक है। क्लासिकल लिबरलिज्म वाज पॉलिटिकल थ्योरी दैट कंडेम्ड द पॉलिसी ऑफ लेजर फेयर कैपिटलिज्म, क्या इसने लेजर फेयर का विरोध किया है, नहीं, इसने लेजर फेयर का क्या किया है, सपोर्ट किया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। opposes एब्सोल्यूटिज्म एंड फ्यूडल प्राइविलेजेस, तो यही वाला स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। उदारवाद ने नेशनलिज्म का अपोजिट नहीं किया है, अपोजिशन नहीं किया है, इसने व्यक्तिवाद का विरोध नहीं किया है, इंडिविजुअलिज्म का विरोध नहीं किया है, ठीक है। तो एक ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो हेलोवेल, J.H. हेलोवेल ने अपनी पुस्तक मेन करेंट इन मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में प्राचीन उदारवाद या परंपरागत उदारवाद या शास्त्रीय उदारवाद की मान्यताओं का उल्लेख किया हुआ है। अब पूछा गया है कि इसमें जो हेलोवेल ने अपनी पुस्तक में परंपरागत उदारवाद की बातें की हैं, तो उसमें से कौन सी बातें उसने अपनी पुस्तक में नहीं बताई हैं। तो यह मानवीय व्यक्तित्व के परम मूल्य तथा मानव समाज के सभी व्यक्तियों की आध्यात्मिक समानता को मान्यता देता है, तो बिल्कुल सही है। यह व्यक्ति की इच्छा की स्वायत्तता पर बल देता है, तो ठीक है, बिल्कुल सही है। यह मानव को अनिवार्य रूप से विवेकशील और अच्छा मानता है, यह तो उदारवाद की विशेषता है, ठीक है। यह राज्य का सृजन मानव कल्याण के लिए मानता है, तो नहीं, कल्याण का ही तो विरोध करता है, कल्याणकारी कार्यों का विरोध करता है, ठीक है। परंपरागत उदारवाद या प्राचीन उदारवाद क्या करता है, कल्याणकारी कार्यों का, वेलफेयर वर्क का क्या करता है, ये विरोध करता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी वाला क्या होगा, डी इज द
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ए हो जाएगा, ये बी, ये सी एंड ये डी वाला। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बार टाइम देख लेते हैं कितना टाइम हो गया हमारा। ठीक है, 50 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट में हम लगभग खत्म कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, 10 क्वेश्चन और हमारे पास। सार्वजनिक नीति विभिन्न व्यक्तियों और समूहों द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक की गई सौदेबाजी का परिणाम है। ठीक है, तो ऐसा किसने बोला है कि सार्वजनिक नीति जो है विभिन्न व्यक्तियों और समूहों द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक की गई सौदेबाजी का परिणाम होती है। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी इज द रिजल्ट ऑफ फ्री बार्गेनिंग बाई डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये है स्वेच्छातंत्रवाद से जुड़ा हुआ। ठीक है, ऑटोक्रेसी नहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे लिबर्टेरियन होगा। लिबर्टेरियनिज्म से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से उदारवाद की कौन सी धारणा है का उल्लेख हैकर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल थ्योरी में किया है? ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी में नहीं किया है, सॉरी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि 96 का क्या करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग conceptions of liberalism was not mentioned by Hacker in his book political theory? ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी ये इनकी बुक है हैकर की, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हेलो बिल वाली बुक जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने आधुनिक उदारवाद का समर्थन नहीं किया है। ठीक है, हेलो बिल कैसे विचारक हैं? हेलो बिल जो है परंपरागत उदारवादी हैं। ठीक है, ये मुक्त बाजार पर बल देंगे, काल्पनिक उदारवाद पर, लोकतांत्रिक उदारवाद पर बल देंगे, लेकिन कभी भी ये मॉडर्न लिबरलिज्म को सपोर्ट नहीं करेंगे या स्टेट के वेलफेयर वर्क को ये सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, ये चीजें आप क्लियर करके रखेंगे। उदारवाद के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष की अंतर की रेखा सर्वाधिक स्पष्ट रूप किस क्षेत्र में हमें दिखाई देती है? तो उदारवाद की जो हम उदारवाद को लेकर के और सकारात्मक उदारवाद और नकारात्मक उदारवाद को लेकर के जो हम अंतर करते हैं वो इकोनॉमिक सेक्शन में हमें देखने को मिलती है, या इकोनॉमिक फील्ड में हमें डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। द लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लिबरलिज्म इज मोस्ट क्लियरली विजिबल इन विच फील्ड? तो ये फील्ड कौन सा है? इकोनॉमिक फील्ड में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका विचार है कि प्राचीन उदारवाद एक ऐसी संकल्पना है जिसे संपत्ति की संकल्पना से अलग नहीं किया जा सकता? तो सीवी मैकफरसन ऐसा बोलते हैं। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑफ द व्यू दैट क्लासिकल लिबरलिज्म इज अ कॉन्सेप्ट विच कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी? ठीक है, तो सीवी मैकफरसन है। 99 नंबर क्वेश्चन, शास्त्रीय उदारवाद का मूल उद्देश्य नहीं है, या उदारवाद शास्त्रीय उदारवाद का उद्देश्य नहीं है। विच इज नॉट द एम ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म? राज्य को प्रहरी राज्य में परिवर्तित करना, तो ये इसका उद्देश्य है। राज्य को कल्याणकारी बनाना, इसका उद्देश्य नहीं है। राज्य को व्यक्तिवादी बनाना, इसका उद्देश्य है। मुक्त बाजार व्यवस्था की स्थापना करना, इसका उद्देश्य है। तो उद्देश्य नहीं है क्या पूछा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, टू कन्वर्ट द स्टेट इनटू वॉचडॉग स्टेट, सही है। टू मेक स्टेट वेलफेयर, नो नो नो, वेलफेयर की ये बात ही नहीं करता। कभी भी क्लासिकल लिबरलिज्म जो है वेलफेयर का सपोर्ट नहीं करता। टू मेक स्टेट इंडिविजुअलिस्टिक, बिल्कुल सही है। टू स्टैब्लिश अ फ्री मार्केट सिस्टम, ये भी करेक्ट है। ठीक है, बाजार को खुला छोड़ दो, बाजार को मुक्त छोड़ दो, बाजार में राज्य का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्रीय उदारवाद या परंपरागत उदारवाद कहता है। ठीक है, ऐसा जो है व्यक्तिवादी भी कहते हैं, ऐसा जो है स्वच्छतंत्रवादी भी कहते हैं। दोनों चीजें ये क्लियर करके आप चलेंगे। निम्नलिखित में से सत्य की पहचान की करो। आदर्शवादी के अनुसार राज्य और व्यक्ति के हित परस्पर विरोधी नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। व्यक्तियों से भिन्न राज्य का अपना एक व्यक्तित्व होता है। राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं, तो बिल्कुल सही है। राज्य का आधार शक्ति है, इच्छा नहीं, तो गलत। ठीक है, राज्य का आधार शक्ति है, ऐसा कौन बोलता है? ऐसा बोलते हैं ओपनहाइमर। ठीक है,
तो इस तरीके से आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द ट्रुथ फ्रॉम द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द आइडियलिस्टिक, द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट इज द इंडिविजुअल आर नॉट कोऑर्डिनेटली। बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है अनलाइकली, अनलाइक इंडिविजुअल्स द स्टेट हैज इट्स ओन पर्सनालिटी। बिल्कुल सही है। द बेसिस ऑफ द स्टेट विल नॉट पावर, द बेसिस ऑफ द स्टेट इज विल नॉट द पावर। बिल्कुल सही है। द बेसिस ऑफ द स्टेट इज पावर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नॉट विल। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 2 एंड 3 आपका सही हो जाएगा। निम्न में से सत्य कथन की पहचान करो, आदर्शवादियों के अनुसार क्या बातें सही हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक इसमें हमने क्या क्या चीजें कवर की, आदर्शवाद, उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद, स्वेच्छातंत्रवाद। ठीक है, 4 टॉपिक को हमने इस क्वेश्चन में कवर किया है। ठीक है, राज्य में ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव है ऐसा आदर्शवादी मानते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। मनुष्य की स्वतंत्रता निषेधात्मक नहीं बल्कि भावनात्मक है। राज्य स्वतंत्रता का साकार रूप है, बिल्कुल सही है। व्यक्ति को राज्य के आदेशों का पालन केवल अपने हितों की पूर्ति के लिए करना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से सही कथन की पहचान करनी है हमें। तो हमारा इस तरीके से स्टेटमेंट नंबर 1 2 3 सही होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि राज्य में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, ये तो बिल्कुल सही है। मनुष्य की स्वतंत्रता जो है निषेधात्मक नहीं बल्कि भावनात्मक है, ये भी सही है। तो राज्य जो है स्वतंत्रता का साकार रूप है। ठीक है, राज्य में ही रह के व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती है, ऐसा कौन बोलता है, ऐसा आदर्शवादी बोलते हैं। आदर्शवादी कहते हैं, जैसे आप प्लेटो को देख लो, अरस्तु को देख लो, अरस्तु ने क्या बोला, राज्य के बाहर व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं, व्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं, व्यक्ति को कोई भी नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, राज्य के बाहर ये तो देवता रह सकता है, ये तो दानव रह सकता है, व्यक्ति तो नहीं रह सकता, ये तो निश्चित है, ऐसा अरस्तु बोलता है। ठीक है, तो राज्य के अंदर ही स्वतंत्रता का साकार रूप हमें देखने को मिलता है। तो ये आदर्शवाद के लक्षण है। तो 1 2 3 स्टेटमेंट क्या होंगे ऊपर के, सही होंगे, बाकी स्टेटमेंट क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। Identify the truth from the following according to the idealists. All round development of a person is possible only in the state. तो बिल्कुल सही बात है, व्यक्ति का, इंडिविजुअल्स का ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है स्टेट में ही होता है। मैंस फ्रीडम इज नॉट नेगेटिव बट इमोशनल, बिल्कुल सही है। स्टेट इज अ एम्बोडमेंट ऑफ फ्रीडम, बिल्कुल सही है। ठीक है, अ पर्सन शुड फॉलो द ऑर्डर ऑफ द स्टेट ओनली टू फुलफिल हिज इंटरेस्ट, नहीं, व्यक्ति को जो स्टेट का ऑर्डर फॉलो करता है तो अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं बल्कि व्यक्ति और समाज, राज्य के हित के लिए वह आदेशों को पालन करता है। ठीक है, यहां पे ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। व्यक्तिवादी विचारकों द्वारा निजी संपत्ति के पक्ष में दिए गए मतों में से, ठीक है, ऐसा दिए गए मतों में से क्या सही नहीं है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। चलिए, व्यक्तिवादी विचारकों द्वारा निजी संपत्ति के पक्ष में दिए गए मतों में से क्या सम्मिलित नहीं है। ठीक है, संपत्ति का उपार्जन तथा प्राप्ति मनुष्य में अनेक गुण उत्पन्न करती है, तो बिल्कुल सही है। व्यक्तिवादी जो हैं वो संपत्ति को हासिल करने की बात करते हैं। व्यक्तिवादी कहते हैं कि संपत्ति के द्वारा ही व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। ठीक है, व्यक्ति के अंदर गुणों का विकास तभी होगा जब उसके पास प्रॉपर्टी होगी। निजी संपत्ति व्यक्ति और समाज दोनों के हित में है, ऐसा उदारवादी व्यक्तिवादियों का मानना है। निजी संपत्ति पर राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाकर सामान्य हित की सिद्धि की जा सकती है, तो ऐसा नहीं, ये मार्क्सवादी कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। बाकी सारे सही है। निजी संपत्ति मनुष्य की स्वामित्व आत्मरक्षण की स्वाभाविक प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए अनिवार्य है, तो ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द आर्ग्यूमेंट्स गिवन बाय इंडिविजुअलिस्ट थिंकर्स इन फेवर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है,
एक्विजिशन एंड अटेनमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जनरेट्स मेनी क्वालिटीज इन द मैन। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि प्रॉपर्टी अगर एक्वायर करेंगे या तो ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज डेवलपमेंट होंगी। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी, तो दोनों के लिए अच्छा है। जनरल इंटरेस्ट कैन बी अचीव्ड बाय imposing restriction on private property by the state, नहीं, कभी भी हम रिस्ट्रिक्शंस लगा करके किसी का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, सामान्य हितों को, कॉमन गुड्स को हम अचीव नहीं कर सकते, पहली बात तो। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द इसेंशियल टू सेटिस्फाई मैन्स नेचुरल टेंडेंसी टू ऑनरशिप एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन, तो ये भी सही है। अब देखते हैं 103, 19वीं सदी के उदारवाद ने निम्नलिखित में से किसका पक्ष लिया? संपत्ति, सभी संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, नहीं, ये मार्क्सवादी कहते हैं, समाजवादी कहते हैं। संपत्ति पर सीमित अधिकार होना चाहिए, ठीक है, संपत्ति पर पूरा अधिकार, ये सही होगा। ठीक है, संपत्ति पर व्यक्ति का क्या होना चाहिए? पूरा अधिकार होना चाहिए, तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 19th सेंचुरी लिबरलिज्म एडवोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कंप्लीट राइट ऑफ ओवर द प्रॉपर्टी, ये होनी चाहिए। राज्य का अस्तित्व इसलिए है कि अपराध होते हैं, अतः राज्य का मुख्य कार्य क्या है? सुरक्षा प्रदान करना है और व्यक्तियों को बाधित करना है, न कि उन्हें प्रोत्साहन देना है और उनका प्रतिपालन करना है। ठीक है, यानी ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है, उदारवाद कह रहा है कि राज्य का कार्य क्या है? राज्य का कार्य केवल सुरक्षा प्रदान करना है, न कि उनको प्रोत्साहन देना है व्यक्तियों को, न कि व्यक्तियों का कल्याण करना है, व्यक्तियों को पालना वालना नहीं है, बल्कि राज्य का कार्य क्या है? सुरक्षा को प्रदान करना, बस। तो ये उदारवादी बोलते हैं। ठीक है, द स्टेट एग्जिस्ट बिकॉज क्राइम टेक प्लेस। ठीक है, हेंस द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेट इज टू प्रूव सिक्योरिटी एंड restrain individuals and not to encourages and protect them। ठीक है, तो ये लिबरलिज्म कहता है कि स्टेट इसका एग्जिस्ट इसलिए बना हुआ है, राज्य का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि राज्य में अपराध बने हुए हैं, ये अपराध समाप्त हो जाएंगे तो राज्य भी समाप्त हो जाएगा, तो इसीलिए अपराध को रोकने के लिए राज्य का अस्तित्व बहुत जरूरी है। ठीक है, इसीलिए राज्य क्या है? आवश्यक बुराई है। उदारवादी क्या बोलते हैं? राज्य आवश्यक बुराई है। ठीक है, आवश्यक इसलिए है क्योंकि ये क्या करता है? कानून व्यवस्था को बनाए रखता है, अपराध को रोकता है। बुराई क्यों है? क्योंकि जब यह कल्याणकारी कार्य करने लग जाता है तब यह क्या बन जाता है? बुराई बन जाता है, लोगों की लिबर्टी को यह कम कर देता है, तो ये बुराई के रूप में सामने आता है। ठीक है, उदारवादी कहते हैं राज्य एक आवश्यक बुराई है, आवश्यक भी है, बुराई भी है। शास्त्रीय उदारवाद के विचारकों की मान्यता है कि विधि व्यक्ति स्वतंत्रता का संवर्धन करती है, विधि व्यक्ति स्वतंत्रता को बाधित करती है, विधि और स्वतंत्रता के मध्य कोई सकारात्मक संबंध नहीं है, विधि स्वतंत्रता की प्रथम शर्त है। तो शास्त्रीय उदारवाद क्या बोलते हैं? विधि जो होती है, कानून जो होता है, वो स्वतंत्रता को क्या करता है? बाधित करता है, ऐसा जो है परंपरागत उदारवादियों का मानना है। ठीक है, शास्त्रीय उदारवादियों का मानना क्या है कि कानून जो होता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या करता है? ये बाधित करता है, रोकता है। लेकिन वहीं पे आप लॉक के विचारों को देखेंगे, लॉक कहता है कि विधि के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती, विधि के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती, बल्कि अगर हमें स्वतंत्रता चाहिए तो हमें विधि को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा, कानून को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पे लॉक के विचार अलग हैं, लेकिन शास्त्रीय उदारवाद क्या कहता है कि विधि जो होता है, कानून जो होता है, वो क्या करता है? व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करता रहता है। ठीक है, द थिंकर्स ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म बिलीव दैट लॉ प्रमोट्स इंडिविजुअल्स फ्रीडम, गलत, लॉ कभी भी प्रमोट नहीं करता, बल्कि लॉ हिंडर्स इंडिविजुअल्स फ्रीडम। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान उदारतावाद को क्लासिकी उदारतावाद से भिन्न करने वाला तथ्य क्या है? समतावाद है। ठीक है, परंपरागत उदारवाद को वर्तमान उदारवाद से अलग किसने किया है? तो समतावाद ने किया है। ठीक है, द फैक्ट दैट डिस्टिंग्विशेस मॉडर्न लिबरलिज्म फ्रॉम क्लासिकल लिबरलिज्म इज इगैलिटेरियनिज्म। ठीक है, यानी नकारात्मक उदारवाद और सकारात्मक उदारवाद।
नकारात्मक उदारवाद और सकारात्मक उदारवाद को किसने अलग किया है? तो बीच में समतावाद आ गया है, ठीक है, इगैलिटेरियनिज्म आ गया है। इसके विचारों में हमें दोनों के विचार देखने को मिलते हैं, नकारात्मक उदारवाद और सकारात्मक उदारवाद के विचार में हमें समतावाद के विचारों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। समतावाद के विचार में हमें परंपरागत उदारवाद और आधुनिक उदारवाद, ठीक है, क्लासिकल लिबरलिज्म और पॉजिटिव लिबरलिज्म या मॉडर्न लिबरलिज्म, ठीक है। इगैलिटेरियनिज्म में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं? क्लासिकल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म या पॉजिटिव लिबरलिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न में से किसने अपने उदारवाद को अधिकारों की प्रधानता पर आधारित किया है? तो रोनाल्ड डॉर्किन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक है टेकिंग राइट सीरियसली, ठीक है। जेएस मिल की कौन सी बुक है? ग्रीन की है द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, बेंथम की है फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, जेएस मिल की है ऑन लिबर्टी, बहुत सारी बुक्स हैं मिल्स की, ठीक है। तो ये चीजें आप क्लियर कर लेंगे तो रोनाल्ड डॉर्किन हो जाएगा। डॉर्किन कैसा विचारक है? डॉर्किन की बात करें तो ये संसाधन समतावादी विचारक है, संसाधन समतावादी है। डॉर्किन ने अपने प्लान को पेंशन योजना का नाम दिया है, पेंशन योजना। यह पेंशन योजना जो विकलांग व्यक्ति हैं, जो समाज में पिछड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके लिए लागू करता है, ठीक है। और रोनाल्ड डॉर्किन संसाधन समतावादी विचारक, ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए आपको। एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा और चीज समझ लें। मिल भी उपयोगितावादी विचारक है, लेकिन मिल ने नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है, ठीक है, नेगेटिव लिबर्टी को प्रमोट किया है। बेंथम उपयोगितावादी है, यूटिलिटेरियनिज्म थिंकर है। ग्रीन जो है वो आइडियलिस्टिक थिंकर है, आदर्शवादी विचारक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक आधुनिक उदारवाद के बारे में सही नहीं है? आधुनिक उदारवाद, ठीक है, आधुनिक उदारवाद यानी कि पॉजिटिव या मॉडर्न लिबरलिज्म के बारे में सही नहीं है। यह स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद के सिद्धांत पर आधारित है, तो नहीं। स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद का सिद्धांत किस पर आधारित है? परंपरागत उदारवाद पर, परंपरागत उदारवाद के विचारों पर आधारित है। यह सकारात्मक स्वतंत्रता के विचार को स्वीकार करता है, बिल्कुल सही है। यह लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत में विश्वास करता है, यह भी सही है। यह वितरणात्मक न्याय के अभिमत का समर्थन करता है, ठीक है। वितरणात्मक न्याय का मतलब है कि राज्य के द्वारा कुछ संसाधनों का वितरण किया जाएगा, ठीक है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, संसाधनों का वितरण किया जाएगा, किसके लिए? जो समाज में पिछड़े लोग हैं उनके लिए, ठीक है। यानी कि कहने इनडायरेक्टली कहने का मतलब क्या है कि राज्य के द्वारा कुछ कल्याणकारी कार्य किए जाएंगे। तो उदारवाद के सारे लक्षण हैं बी सी डी, तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ए वाला ऑप्शन जो है वो आधुनिक उदारवाद से नहीं बल्कि क्लासिकल या परंपरागत उदारवाद से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इट इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सबस्टेंटियल इंडिविजुअलिज्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द मॉडर्न लिबरलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर के बाद 109 नंबर है, स्वेच्छातंत्रवाद का श्रेष्ठतम आधुनिक समर्थक कौन है? स्वेच्छातंत्रवाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 109 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉर्किन। डॉर्किन जो है अभी आप नॉजिक, डॉर्किन को आपने अभी पढ़ा, ठीक है। डॉर्किन कैसा विचारक है? संसाधनों की समानता की बात करते हैं, संसाधन समतावादी है। हैबरमास कैसे हैं? नव मार्क्सवादी विचारक है। लेजिटिमेशन क्राइसिस इनकी बुक है, लेजिटिमेशन क्राइसिस। रॉल्स थियरी ऑफ जस्टिस 1971, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ठीक है, इनकी बहुत सारी ऐसे बुक्स हैं। नॉजिक की है अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, अनार्की
स्टेट एंड यूटोपिया 1974 में लिखी गई है। तो नॉजिक जो है स्वेच्छातंत्रवाद के आधुनिक समर्थकों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, अधिकारिता का सिद्धांत, एंटाइटलमेंट थियरी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप क्लियर कर लें। क्लासिकी उदारवाद समर्थन करता है कि राज्य केवल एक पहरेदार है, बिल्कुल सही है। राज्य व्यक्तिवाद का समर्थन करता है। न्यू कल्याण मूलकता का करता है, नहीं कल्याण का तो समर्थन करता ही नहीं। मुक्त बाजार व्यवस्था का समर्थन करता है, सही हुआ। 1, 2 एंड 4 ऑप्शन किसमें है? 1, 2 एंड 4 ऑप्शन नंबर डी में चाहिए, ठीक है। परंपरागत उदारवाद के बारे में पूछा गया है, तो क्लासिकल लिबरलिज्म सपोर्ट करता है दैट द स्टेट इज ओनली अ वॉच डॉग की तरह होना चाहिए, नाइट वॉचमैन की तरह होना चाहिए। इंडिविजुअलिज्म को सपोर्ट करता है, वेलफेयर ओरिएंटेशन को ये सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि वेलफेयर को क्या करता है? ये नेग्लेक्ट करता है, यह अपोज करता है। फ्री मार्केट सिस्टम को ये सपोर्ट करता है। 1, 2 एंड 4 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 111 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा होगा, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करो, आदर्शवादियों के अनुसार सही कथन कौन सा है, ठीक है। तो आदर्शवादी देखिए क्या मतलब, कानून भावहीन विवेक की अभिव्यक्ति है। स्वतंत्रता और कानून दोनों एक दूसरे का पर्याय मानते हैं, अर्थात उनके अनुसार कानून के पालन के माध्यम से ही पच्ची स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो आदर्शवादी कहते हैं कि कानून जो है भावहीन या भावनाहीन विवेक की अभिव्यक्ति होती है, और स्वतंत्रता की प्राप्ति हमें कहाँ मिल सकती है? कानून के पालन करने में, ठीक है। कानून संप्रभु का आदेश है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। जहां कानून का अंत होता है वही स्वतंत्रता का उदय होता है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। ये उदारवादी मानते हैं, आदर्शवादी नहीं। उदारवादियों में परंपरागत उदारवादी, ठीक है। स्वतंत्रता और कानून दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं या पर्याय मानते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता और कानून को एक दूसरे का पर्याय मानते हैं, तो 1, 2 और 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1, 2 और 4 आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 1, 2 और 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द ट्रुथ फ्रॉम द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द आइडियलिस्ट। द लॉ इज एक्सप्रेशन ऑफ dispassionate reason. They consider freedom and law to be synonymous with the each other. Example के according to the true freedom can be achieved only through the observance of the law, ठीक है। अगर हमें ट्रू फ्रीडम अचीव करनी है तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं? ऑब्जर्वेंस ऑफ द लॉ के थ्रू हमको रियल फ्रीडम मिल सकती है, ठीक है। लॉ इज ऑर्डर ऑफ द सॉवरेन, ठीक है। वेयर लॉ एंड्स फ्रीडम अराइजेस, तो ये क्लासिकल लिबरलिज्म बोलता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। दे कंसीडर फ्रीडम एंड लॉ टू बी सिनोनिमस विद ईच अदर, तो ये करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। 1, 2, 4 करेक्ट हैं। तो ये रहे आपके 111 क्वेश्चन की सीरीज, और इसमें से 2-3 क्वेश्चन रेपिटेशन है। उस रेपिटेशन को निकाल दें तो 108 या 109 क्वेश्चन आपके, या 108 क्वेश्चन मान लें, ठीक है। तो 108 क्वेश्चन ये इतने स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं, इसके बाहर एग्जाम में आपसे नहीं पूछ सकता है, ठीक है। पूछेगा भी तो इसी में से ही आएगा, और आप बस गलती करने के लिए आपको बस एक चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिससे आपकी गलतियां ना हो, ठीक है। क्वेश्चन की आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उसके माध्यम से आपका आंसर बिल्कुल सही होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो, क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं, वीडियो सीरीज आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज कमेंट करके बताएंगे, तो वीडियो सीरीज को मैं और आगे बढ़ाऊंगा। अदरवाइज फिर मैं हॉप्स को पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। नहीं तो मैं हॉप्स स्टार्ट करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम जो 4 अगस्त को है पॉलिटिकल साइंस का, आई थिंक, तो अगर 4 अगस्त तक आप चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज ही चालू रहे, तो मैं टेस्ट सीरीज को 4 अगस्त तक कंटिन्यू करूंगा। अगर अदरवाइज आप नहीं चाहते हैं तो कमेंट करके आप नो लिखेंगे, और फिर मैं पॉलिटिकल थिंकर्स का जो मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ा रहा हूँ उसमें से हमने मैकियावेली को पढ़ लिया है। हमारे जो नेक्स्ट थिंकर होंगे वो हॉब्स के ऊपर हम विचारों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम हॉब्स को स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप लोग चाहेंगे तो, अदरवाइज हम इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप
चाहते हैं कि हमारा 4 तारीख तक या 4 अगस्त सितंबर तक, सॉरी जो भी आपका एग्जाम है नेक्स्ट मंथ में 4 सितंबर को, तो वहाँ तक अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू टेस्ट सीरीज चलती रहे तो कंटिन्यू टेस्ट सीरीज चलती रहेगी। तो इस तरीके से चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।